नमस्कार सभी साथियों को प्रभात क्लासेज के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म पे आप सभी का हार्दिक स्वागत है। मैं रामचंद्र चौधरी। आज अपन बात करेंगे जो अपना कृषि पर्यवेक्षक का पेपर है। कृषि पर्यवेक्षक का जो पेपर है इसको अपने को हैंडल कैसे करना है, किस तरह से इसको हैंडल किया जाए ताकि जो आप लोगों की जो मेहनत है उस मेहनत का आपको अच्छे से फल मिल सके। पढ़ाई हर कोई व्यक्ति करता है, ऐसा कोई भी नहीं है जो पढ़ाई के साथ कुछ खिलवाड़ करता हो या वो खुद जानबूझ के ऐसा करता है कि भाई नहीं मेरे को तो नौकरी नहीं लगनी है। मेहनत सभी करते हैं, मेहनत में कोई कमी नहीं रखता है। बस मेन जो डिपेंड करेगा आप लोगों की मेहनत, वो अब मेहनत डिपेंड करेगी केवल और केवल जो 2 घंटे हैं। ठीक है, केवल और केवल जो ये 2 घंटे का जो समय है यही आपका भविष्य निर्धारित करेगा कि आपको कृषि विभाग में जगह मिलेगी या आपको एक बार फिर मात खानी पड़ेगी। सारा खेल इस 2 घंटे का रहेगा, ध्यान रखना। अब देखो कैसे रहेगा इन 2 घंटे का जो खेल है। सबसे तो पहले ये ध्यान रखना है इस बार नियम भी चेंज हुए। अपन नियमों के बारे में बाद में बात करेंगे। सबसे पहले बात ये करनी है, आप आराम से एडमिट कार्ड निकलवा लो। रंगीन निकलवाना चाहो तो रंगीन निकलवा लो, ब्लैक एंड व्हाइट निकलवाना चाह रहे हो तो ब्लैक एंड व्हाइट निकलवा लो। नई फोटो खिंचवा लेना। जो अपना ओरिजिनल आधार कार्ड है वो साथ में रखना। हो सके तो एक आध उसकी फोटोकॉपी करवा लेना, क्या पता कब जरूरत पड़ जाए। ठीक है, तो अपने साथ में एक आधार कार्ड की भी आप फोटोकॉपी रख लो, कोई समस्या नहीं उसमें रखने में। साथ में अपनी 2-3 फोटो ले जाना, क्योंकि एक फोटो तो वहां पर अपने लगेगी, एक दो अपने एक्स्ट्रा रहेगी तो उसमें अपने को एग्जामिनर ये नहीं बोलेंगे कि भाई आपके पास क्यों है, वो अपना एक प्रूव है। आप एग्जाम देने जाओ तो कोशिश यही करना कि एक दिन पहले चले जाओ। कोशिश यही रखना कि एक दिन पहले चले जाओ और जो अपना सेंटर है उस सेंटर को क्या है कि पहले चेक कर लो सेंटर। अब सेंटर को इसलिए चेक करना है क्योंकि बहुत बार ये होता कि कोई सरकारी स्कूल या सरकारी कॉलेज में जो अपना एग्जामिनेशन सेंटर आ जाता है, ठीक है, तो वो एक नाम से एक से ज्यादा हो जाते हैं। तो वहां पर जो स्कूल कोड होता है वो अपने को पता चल जाता है कि भाई हाँ अपना यही सेंटर है। सबसे पहले तो अपने को सेंटर को देख लेना हाँ वो है कि नहीं है। ये हो गया यहां क्लियर। अब जब आप एग्जाम देने जाओगे, ब्लू पेन ले जाना, एक की जगह दो, दो की जगह 3 ले जाना, कोई समस्या नहीं। क्योंकि देखो वहां अगर एग्जाम में अपने किस्मत तेज हुए, भले ही पेन नया है चलते चलते बंद हो गया तो कुछ नहीं हो सकता। और एक बार ओमार में जो आपने पेन काम ले लिया वो ही लेना पड़ेगा, फिर आप उसका रंग चेंज नहीं कर सकते। तो आप 2 की जगह 3 पेन ले जाना। अब इन पेन को ले गए, आराम से शांति से नींद लेना है। जो अपने एग्जाम से पहले वाली रात है 3 तारीख की, नींद लेना। ऐसे ना हो जाए पूरे रात उल्लू की तरह जागते रह जाओ। पूरे रात जागते नहीं रहना है, आराम से नींद लेना। सुबह आराम से उठो, अच्छे से माइंड फ्रेश रखना। और ये चीज ध्यान रखना कि अपना जो कॉन्फिडेंस है उसको बनाए रखना। और जो अपने अंतरात्मा है उसके अंदर यह भरोसा जगाना है कि जो मैंने पढ़ा है, जहां से भी पढ़ा है, जैसा पढ़ा है, वो मेरे लिए सफिशियंट है। अगर आप कोई क्वेश्चन वहां क्वेश्चन करोगे और आपको अगर कोई क्वेश्चन ना आए तो ऐसा नहीं समझना है कि भाई मेरे को नहीं आ रहा। एग्जाम से पहले ही ये चीजें सारी दिमाग में रखनी है। ये दिमाग में रखना कि भाई अगर एग्जाम में कोई क्वेश्चन है, वो क्वेश्चन अगर मुझे नहीं आ रहा है, मुझे नहीं आ रहा मतलब ये क्वेश्चन किसी को नहीं आ रहा, क्योंकि आप लोगों ने भी तो तैयारी की थी। अगर कोई क्वेश्चन बुकों से बाहर जाएगा या कोई कोचिंग से पढ़ा हुआ और उसमें मैटर में नहीं आया तो वो केवल और केवल अपने लिए नहीं है, वो सभी के लिए ऐसा ही है। तो ऐसे कुछ क्वेश्चन आएंगे
जिनको छोड़ना है उनको आपको अटेंड नहीं करना है। अब अटेंड की बात आएगी तो आगे चल के अटेंड के बारे में भी बात होगी, यानी उसको अपने को नेगेटिव में नहीं ले जाना। खुद का कॉन्फिडेंस रखना, भगवान पर भरोसा रखना कि भगवान जो हमने पढ़ा अच्छे से पढ़ा, आप हमारा साथ देना, जरूर आपका सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि सबसे पहला होगा जो पॉजिटिव वे का होगा वो ही काम आएगा। अब आप लोगों को पॉजिटिव रह के आपको एग्जाम हॉल में बैठना है, आपको 1 घंटे पहले जाना है सेंटर पे, यानी 10 बजे एग्जाम है तो 9:01 पर आपको एग्जामिनर सेंटर में एंट्री नहीं मिलेगी, यानी वो गेट बंद कर दिया जाएगा। यानी आपको 9 बजे से पहले पहले आपको जहां आपका सेंटर आया है वहां जाना है, एंट्री लेनी है। तो कोशिश यही रखना कि जहां भी जिसका भी सेंटर है वो लगभग 8:30 पौने 9 बजे तक वहां पर पहुंचना है। चाहे कैसे भी पहुंचो, चाहे कैसे भी पहुंचो, टाइम पर पहुंचना है। ऐसे ना हो जाए कि भाई आप लेट हो जाओ, लेट नहीं होना है। लेट हो जाओगे तो उसमें नुकसान हो जाएगा, वहां एंट्री नहीं दी जाएगी। ठीक है, तो आपको टाइमिंग का विशेष तौर से ध्यान रखना है कि आप 8:30 पौने 9 बजे तक आप वहां एग्जाम जो आपका सेंटर आया है वहां पर पहुंच जाओ। ठीक है, ये हो गया क्लियर। आपका जो आधार कार्ड रहे उसके अंदर लिखा हुआ आपके एडमिट कार्ड के अंदर कि भाई ये चीज ले जानी है, वो सारा गाइडलाइन आप पढ़ लेना। अब उनमें सबसे जो मेन चीज है, जो दिशा निर्देश है, उसमें 6 नंबर पॉइंट है। जो 6 नंबर पॉइंट है वो पॉइंट क्या कहता है कि जो पहले क्वेश्चन आते थे अपने, जिसमें 4 ऑप्शन मिलते थे, ठीक है, ए बी सी डी 4 ऑप्शन मिलते थे। लेकिन अब इसमें क्या है कि ये तो सिस्टम हो गया पुराना, ठीक है, ये हो गया पुराना तरीका। अब जो नया तरीका आया है वो है ए बी सी डी और ई, ये है नया तरीका। नया तरीका, अब पुराना तरीका और नए तरीके में देखो फर्क है रात दिन का। पुराना तरीका था उसमें अपने को जो क्वेश्चन आते थे वो अटेंड करते थे, नहीं आता था उसको छोड़ दिया जाता था, ओमार में घोड़ा नहीं भरा जाता था। लेकिन जो ये नया तरीका आया है, इस नए तरीके में अगर आपको क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी आपको उसका आंसर भरना पड़ेगा, और उसका आंसर क्या भरा जाएगा, ई। और ई नंबर पे जो ऑप्शन होगा वो ऐसे लिखा हुआ आएगा, अनुत्तरित प्रश्न। ठीक है, अनुत्तरित प्रश्न 99% यही विकल्प मिलेगा आपको। ठीक है, 99% आपको यही विकल्प मिलेगा ई नंबर पे कि अनुत्तरित प्रश्न। अब यह अपने को भरना जरूरी है। अगर आपने क्वेश्चन अटेंड किए, अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, छोड़ दिया, तो उसका कितना नेगेटिव जाएगा, 1/3 नेगेटिव जाएगा। और अगर आपने 10% क्वेश्चन ओमार में खाली छोड़ दिया, ठीक है, यानी 10%, यानी कि 10 प्रश्न अगर आपने ओमार में खाली छोड़ दिया तो आपकी कॉपी चेक नहीं होगी और आप वहीं से डायरेक्ट क्या हो जाओगे, वंचित हो जाओगे। यानी अगर आपके 90 के 90 क्वेश्चन भले ही सही है और आपने अगर 10 क्वेश्चन भी ओमार में भरना छोड़ दिया तो 10% अगर आपके क्वेश्चन खाली छोड़ी जाती है ओमार, तो आप वहां पर वंचित हो जाओगे, आपकी ओमार चेक नहीं होगी। तो विशेष तौर से ध्यान रखना, चाहे क्वेश्चन नहीं आ रहा है तो भी उसमें कौन सा विकल्प भरना है, ई भरना है। ध्यान रखना, नया पैटर्न है, गलती हो गई तो आपकी पूरी तैयारी है वो ऐसे ही चली जाएगी। इसलिए इस चीज को विशेष तौर से ध्यान रखना। अगर कोई वीडियो देख रहा है, अगर कोई वीडियो नहीं देख पा रहा है, तो जिस किसी के कोई टच में सुपरवाइजर का एग्जाम दे रहे हैं उनको जरूर बता देना कि अगर आपने कोई भी क्वेश्चन खाली छोड़ दिया ओमार में तो उसकी नेगेटिव मार्किंग होगी, और 10 क्वेश्चन से ज्यादा अगर छोड़ दिए या 10 क्वेश्चन ही छोड़ दिए तो आपकी ओमार शीट चेक नहीं होगी। इसका विशेष तौर से भाई
ध्यान रख लेना कि छोड़ना नहीं है, नहीं आ रहा है तो भी ई भरना है। इस चीज को समझ गए यहां पर। अब चलो अपन बात करते हैं। अब अपन देखते हैं कि हैंडल कैसे करना है पेपर को। ठीक है, हैंडल कैसे करना है भाई पेपर को। सबसे पहले अपने को पेपर जब आप लोग पढ़ो तो जो पेपर पढ़ रहे हो अपने क्वेश्चन आते हैं ऐसे लिखे हुए 1 2 3 4 ऐसे क्वेश्चन लिखे आते हैं। ठीक है, अब आप लोगों को यहां पेपर जैसे ओपन किया, सभी की सीरीज अलग अलग रहेगी। तो हो सकता है किसी को शुरुआत के पहला क्वेश्चन भी नहीं आ रहा, दूसरा भी नहीं आ रहा, तीसरा भी नहीं आ रहा। तो यहां पर अपना सेल्फ कॉन्फिडेंस डाउन नहीं करना है। ध्यान रखना कि सेल्फ कॉन्फिडेंस यहां पर डाउन नहीं करना है। हो सकता है कि ये तीनों के तीनों जो टफ क्वेश्चन थे आपकी सीरीज में पहले आ गए और दूसरों के कहीं बाद में आ गए। तो अगर कोई शुरुआत में क्वेश्चन टफ आ जाता तो वहां पर आप अपना कितना संयम रख पाते हो वो आपकी जो क्षमता है उसके ऊपर निर्भर करेगा। आपने अच्छी तैयारी की है लेकिन आपने यहां पर शुरुआत के 2-3 क्वेश्चन देखते ही संयम खो दिया तो आपका कुछ नहीं होगा। आपको केवल और केवल क्या रखना है, संयम रखना है कि चलो मेरे को शुरुआत के 3 क्वेश्चन नहीं आ रहे तो इन क्वेश्चनों के ऊपर कुछ भी निशान मत लगाओ, फिर अगला क्वेश्चन उठा लो सीधा कि भाई मेरे को चौथा क्वेश्चन देखा है और इसका आंसर अपने हो रहा है सपोज दैट कि बी आंसर आ रहा, अपने को पता चल रहा है कि इसका बी है और जो पांचवा है उसका सी है, जो छठा क्वेश्चन है उसका ए है। तो वहां पर जब अपने को ये आंसर लग गए तो अपने को यहां पर ओमार में नहीं भरना। अपने को यहां क्या करना है कि जो प्रश्न पेपर होता है उसके ऊपर छोटा सा जो आंसर लग रहा है उसके ऊपर छोटा सा डॉट करना, बिल्कुल बारीक सा, ताकि आप लोगों को दिख सके। बड़ा डॉट नहीं बनाना है क्योंकि बड़ा डॉट बना दोगे तो एग्जामिनर होगा वो प्रॉब्लम कर देगा कि आप लोगों ने पेपर के अंदर आंसर कैसे लगाए हैं। ठीक है, छोटा सा डॉट करना ताकि आपको पता चल जाएगा। जैसे आपको लगातार ये 3 क्वेश्चन आ रहे थे, अब अगले क्वेश्चन के बारे में अपन बात करें। ठीक है, अपन 10 क्वेश्चन का एक एग्जाम्पल लेके चलेंगे। अब आपको यहां पर तो आ रहा, लेकिन अगर कोई सपोज दैट कोई 7वां क्वेश्चन है उसका आपको ऐसे लग रहा है कि आंसर ए भी हो सकता है और डी भी हो सकता है, लेकिन आपके समस्या ये हो गई कि कन्फर्म कौन सा है। तो इसको अपने को यहां पर ज्यादा दिमाग नहीं लगाना है। इस क्वेश्चन के आगे ही आप सीधा सा छोटा सा डॉट कर लो। छोटा सा डॉट करोगे क्वेश्चन के आगे आपको पता चल जाएगा कि भाई ये डाउट वाला क्वेश्चन था और मैंने इसको एक बार छोड़ा है। ठीक है, तो ऐसे जो भी आपको क्वेश्चन लगे कि हाँ ये भी हो सकता है ये भी हो सकता है तो उस क्वेश्चन के आगे ही डॉट लगा दो। अब इस क्वेश्चन के आगे डॉट लगा दिया, आप आगे बढ़ते जाओ। शुरुआत में 100 क्वेश्चन इसी तरीके से हैंडल करना है। जब आपने 100 क्वेश्चन तक पढ़ लिया है, टाइमिंग का ध्यान रखना। ठीक है, आपने 100 क्वेश्चन पढ़ लिया, सपोज दैट आपको जो फर्स्ट राउंड होगा उसमें आपको 70 क्वेश्चन आपके आंसर आपको पता चल रहा है कि भाई हाँ 70 क्वेश्चन के आंसर अपने को एग्जैक्ट आते हैं। अब यहां पर इन 70 क्वेश्चनों को आपको लेनी है ओमार, और ओमार को अपने को क्वेश्चन पढ़ना है कि क्वेश्चन नंबर 1 2 3 तो मेरे को आ ही नहीं रहे थे, तो उन 1 2 3 को एक बार फ्री रख देना। अपने को पहले भरने कौन से हैं कि मेरे को ये 70 आ रहे थे, तो क्वेश्चन पढ़ो, ओमार देखो साथ में कि 4 नंबर क्वेश्चन है, तो ओमार में भी ध्यान रखना कि 4 नंबर क्वेश्चन के सामने ही आंसर भरा जाए, ऐसे ना हो जाए कि 4 वाला 3 में भर दें। तो इस तरीके से आप एक बार क्वेश्चन अटेंड कर लोगे। अब जो दूसरा राउंड होगा अपने क्वेश्चन हैंडल का, उसमें जिन भी क्वेश्चनों के ऊपर अपने को डाउट लगा था और जिनके ऊपर अपन ने क्या बनाया, स्टार बनाया था, उन क्वेश्चनों को उठाना है। अगर आप लोगों ने अच्छे से तैयारी की है तो आपको जो क्वेश्चन डाउट वाले होंगे उसमें से लगभग 80% आपके आंसर सही जाएंगे। और हो सकता है कि आप जब डाउट वाले क्वेश्चन हो और आप सही वाले क्वेश्चन अटेंड करें और बीच में अगर वो क्वेश्चन दिख गया तो हो सकता है कि उसका आंसर वहीं पर आपको पता चल जाता है, क्योंकि अपनी इसमें पॉजिटिव एनर्जी बहुत काम करती है। तो जो आंसर लगे उसके सामने लगाना है। डाउट वाला लग रहा है
क्वेश्चन के ऊपर लगा लो और फिर उसको अपने को आराम से देखना है। फिर आपको जो क्वेश्चन अटेंड हुए हैं उन क्वेश्चनों को काउंट कर लेना कि भी मेरे इतने ओमार में है और इतने पेपर में है। कई बार हो जाता है कि अपन पेपर में तो ऐसे आंसर लगा लेते हैं कि हाँ इसका ये आंसर होगा, लेकिन ओमार खाली छोड़ देते हैं, उसका क्वेश्चन भर नहीं पाते हैं और उसका खामियाजा अपने को भुगतना पड़ता है। तो चेक कर लेना कि जो मैंने पेपर में आंसर लगाए हैं इतने पूरे के पूरे ओमार में है या नहीं है। ठीक है, तो इस तरह से आपको क्वेश्चन अटेंड करने हैं। अब कुछ मेन चीजें हैं वो मैं आप लोगों को बता देता हूं, यहां से क्वेश्चन देख लेना, एक दो क्वेश्चन आपका पुटअप होगा, क्योंकि ये जो पेपर करवा रहे हैं चयन बोर्ड का सरकार है अभी बीजेपी की। तो अभी बीजेपी सरकार ने जो कैंप चला रहे हैं विकसित भारत संकल्प यात्रा, इन कैंपों का महत्व आपके पेपर में भी होगा, क्योंकि इधर लोकसभा का चुनाव है और यहां राज्यसभा में तो अपने बीजेपी की राजस्थान में सरकार बनी गई। अब इन कैंपों का महत्व आपके लिए क्यों है? क्योंकि इन कैंपों में एक योजना है, पीएम परिणाम योजना। पीएम परिणाम योजना, गूगल खोलना, गूगल के ऊपर लिख लेना पीएम परिणाम, इसकी पूरी की पूरी फुल फॉर्म खुल के आ जाएगी और इसकी फुल फॉर्म को आपको रट लेना है। क्योंकि यह योजना किस लिए चलाई जा रही है? यह योजना चलाई जा रही है केमिकल को रिड्यूस करने के लिए, खेती में जो रसायन है उनके उपयोग को कम करने के लिए। ठीक है, तो इस योजना का संबंध बहुत ज्यादा काम आएगा। दूसरा, इस कैंप में दूसरा एक चलता है नैनो यूरिया। अब नैनो यूरिया को आपको जो क्लासों में पढ़े थे मेरे से उनको तो बता रखा था, जिन्होंने नहीं पढ़ा तो नैनो यूरिया है वो किसका पेटेंट है भाई? इफको का पेटेंट है। इफको ने बनाया था, इंडियन फार्मर फर्टिलाइजर अपने कॉरपोरेशन, इसका पेटेंट है। और बनाया किसने था? डॉक्टर रमेश रलिया। इनको मारवाड़ रत्न से भी सम्मानित किया गया था इस साल। अब इसमें नाइट्रोजन की मात्रा कितनी है भाई? 4%। नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है? 4%। और इनके जो कणों का आकार होता है वो 100 नैनोमीटर से कम होता है। ठीक है, नैनो यूरिया इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि इस कैंप में ये योजना चल रही है। तीसरी योजना कौन सी चल रही है भाई? जैविक खेती यानी ऑर्गेनिक फार्मिंग को अच्छे से देख के चले जाना। ऑर्गेनिक फार्मिंग ऑलरेडी अपने एग्रोनॉमी में टॉपिक लगता है और ऑर्गेनिक फार्मिंग यहां पर कैंप में भी लग रही है। ऑर्गेनिक फार्मिंग के जनक कौन है, नेचुरल फार्मिंग के जनक कौन है? ठीक है, वैसे ध्यान रखना कि ऑर्गेनिक फार्मिंग है उसके अल्बर्ट होवार्ड है। ठीक है, तो ऐसे अपने इनका जो जैविक खेती का पूरा टॉपिक है वो देखना है। अब ये नैनो यूरिया है तो नैनो यूरिया के साथ साथ अब क्या आ गया? नैनो डीएपी। ये भी किसका पेटेंट है भाई? इफको का पेटेंट है। इसमें नाइट्रोजन कितना है? 8% है और फास्फोरस कितना है? 16% है। ये दोनों लिक्विड फॉर्म के हैं। अब जो अपने दानेदार यूरिया है वो पहले अपने जो दानेदार यूरिया इसमें नाइट्रोजन क्या था? अपने 46% था। ये कौन सा था? नीम कोटेड। अब नीम कोटेड की जगह पर अब कौन सा यूरिया आ रहा है? सल्फर कोटेड यूरिया दानेदार में। ठीक है, सल्फर कोटेड यूरिया।
अब इसमें क्या हो गया, नाइट्रोजन हो गया लगभग अपने 37% और जो सल्फर है वो है अपने लगभग 17%। अगर आपसे पूछ लिया जाएगा कि यूरिया में नाइट्रोजन की मात्रा कितनी होती है, तो ये शायद अब मुश्किल से पूछा जाएगा डायरेक्ट कि यूरिया में पूछा जाएगा तो पूछा जाएगा नीम कोटेड या सल्फर कोटेड, क्योंकि ये सल्फर कोटेड भी अभी आया है। ठीक है, तो इन चीजों का ध्यान रखना क्योंकि ये करंटली हो रहा है। और कुछ करंट में देखो, और कुछ करंट में है अपने भारत के या केंद्रीय कृषि मंत्री, केंद्रीय कृषि मंत्री, यह पहले क्या थे, पहले थे अपने नरेंद्र सिंह तोमर, लेकिन अब उनकी जगह पर किसको बनाया गया है, अर्जुन मुंडा को, अर्जुन मुंडा। ठीक है, पहले थे नरेंद्र सिंह तोमर, अब इनकी जगह पर आ गए अर्जुन मुंडा। तो याद रखना भारत के कृषि मंत्री या केंद्रीय कृषि मंत्री कौन है, तो अर्जुन मुंडा। अब अपने राजस्थान में, राजस्थान के कृषि मंत्री, ठीक है, ये है डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा। ये कृषि और उद्यानिकी दोनों है भाई, कृषि और उद्यानिकी दोनों है। डेयरी और पशु अपने मत्स्य वाले जो कुमाऊं जी है वो अलग है। कृषि और उद्यानिकी मंत्री किससे बनाया गया है, डॉक्टर किरोड़ीलाल मीणा को। ये दो अपने एग्रीकल्चर में चेंजेज है। एक समस्या और चल रही थी स्टूडेंट के साथ, जो दूध उत्पादन था, दूध उत्पादन। तो दूध उत्पादन जो विश्व में तो कौन है प्रथम पर, विश्व में प्रथम यह तो है भारत। अब बात आ जाएगी भारत में प्रथम, भारत में प्रथम, तो ध्यान रखना भाई भारत में प्रथम राजस्थान ही है। 15.05% दूध का उत्पादन राजस्थान कर रहा है। जो आर्थिक और सांख्यिकी विभाग है उसका डाटा है, 2023 का डाटा है, उसके अनुसार राजस्थान प्रथम है और यूपी द्वितीय पे है। ठीक है, राजस्थान प्रथम और द्वितीय पे कौन है, यूपी उत्तर प्रदेश है। तो इसका ध्यान रखना, प्रथम पे राजस्थान है, उत्तर प्रदेश नहीं है। एक और चीज ध्यान रखना, जो अपने नस्लें हैं, नस्लें जो पशुपालन की, NABGR, नेशनल ब्यूरो ऑफ एनिमल जेनेटिक रिसोर्स, ये करनाल हरियाणा। ठीक है, ये क्या है, करनाल हरियाणा। और ये क्या है कि नस्लों का जो पंजीकरण करता है, तो अपने इसका जो लास्ट डाटा आया है वो आया है दिसंबर 2023 का, दिसंबर 2023 का जो डाटा आया है उस डाटा को देख लेना। उसकी नस्लें पुरानी है, वो चेंज हुई है, नस्लों की संख्या में वृद्धि हुई है। तो NABGR लगा लेना। जिस पशु की आपको नस्ल चाहिए वो आपको यहां पर मिल जाएगी। तो ये चीजें हैं भाई करंट की। उम्मीद करता हूं आप सभी लोगों को समझ आई होगी। आप लोगों ने अच्छी मेहनत की है, जो अच्छा आपने प्रयास किया है उसका फल आपको जरूर मिलेगा। बस एक चीज ध्यान रखना कि आपको संयम रखना है, सेल्फ कॉन्फिडेंस रखना है। बस केवल इतना सा रखना, जो मैंने पढ़ा है सफिशिएंट पढ़ा है। अगर वो क्वेश्चन मुझे नहीं आ रहा तो वो किसी को नहीं आएगा। तो यही दुआ करता हूं कि आप लोगों ने जो मेहनत की है उसका आपको फल मिलेगा और आप बहुत जल्द कृषि विभाग राजस्थान सरकार में आप सेवाएं दोगे। ठीक है, तो यही उम्मीद है भाई। मिलते हैं अपन 4 तारीख को, परीक्षा होने के बाद अपन जो प्रश्न पत्र है उसका हल करेंगे। और एक लास्ट चीज और सुन लेना, दिन बचे हैं अपने पास अब 2। ठीक है, इन 2 दिनों में एक चीज भाई जरूर कर लेना, जितने भी इन बच्चे 2 दिनों में, इन बच्चे 2 दिनों में जितने भी कृषि पर्यवेक्षक के पेपर हुए हैं
उनका रिवीजन जरूर करना। जितने भी सुपरवाइजर के पेपर हुए हैं उनका रिवीजन कर लेना। उसमें हिंदी का, जीके का, ज्योग्राफी का और एग्रीकल्चर का मोस्टली क्वेश्चन घुमा फिरा के वापस वहीं आएगा। हो सकता है कि एक पेपर में घुमाया और दूसरा पेपर का क्वेश्चन वापस उठाया हो। काफी क्वेश्चन आपको जो आपको 4 फरवरी का पेपर है उनमें इन पेपरों में से देखने को मिलेगा। इसलिए 2 दिन बचे हैं, जितने भी पुराने पेपर हैं उठा लो, निकालो पेपरों को और उनका रिवीजन लगा दो धुआंधार तरीके से। फायदा उसे ये होगा, अब आप लोग थ्योरी नहीं पढ़ पाओगे, ऑब्जेक्टिव नहीं पढ़ पाओगे। इन पुराने पेपरों से फायदा ये होगा, क्वेश्चन होगा एक, ऑप्शन होंगे 4, तो एक क्वेश्चन के बदले आपके 4 टॉपिक क्लियर होंगे। अगर कोई क्वेश्चन नहीं आ रहा, थोड़ा डाउट लग रहा है, उस पूरे टॉपिक को जब आप एक बार आंखों के सामने ले जाओगे पूरा टॉपिक अपने दिमाग में घूम जाएगा। तो जितने भी पेपर हो रखे हैं भाई उन पेपरों को जरूर देखना है। तो उम्मीद करता हूं आप सभी अपने घर वालों के और आपका जो लक्ष्य है और जो उम्मीदें हैं उन पे खरा उतरोगे। तो मिलते हैं भाई 4 तारीख को। सभी के लिए ऑल द बेस्ट, बहुत बहुत धन्यवाद। आप लोगों ने इतना स्नेह दिया हैंडबुक ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर को, तो उम्मीद करेंगे 4 तारीख को बहुत तहलका मचाएगी हैंडबुक ऑफ ऑब्जेक्टिव एग्रीकल्चर। और अब ध्यान रखना, विशेष तौर से पुराने पेपर जरूर देखना है और उन्हीं पेपरों से अब अपना पूरा का पूरा 2 दिन में सिलेबस कवर करना है। आराम से कवर कर लोगे, 2 दिन बहुत होते हैं, पुराने पेपरों को खंगालोगे पूरा सिलेबस क्लियर हो जाएगा। ठीक है भाई, तो मिलते हैं 4 तारीख को। धन्यवाद।